हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बच्चों, ये जो रसायन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही कलरफुल तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत सारे तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी में, और वो जो तत्व हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनकी स्मेल क्या होती है, उनका कलर क्या होता है, ये सब हमको इसी सब्जेक्ट में जानने मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो रसायन। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए भी इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाऊं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि रसायन होता क्या है। देखो, पुराने जमाने से जो भी हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, जैसे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, चरक हो गए, बाणभट्ट हो गए या नागार्जुन हो गए, ये सारे जो वैज्ञानिक थे हमारे समय के, पुराने टाइम के, ये लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग करके देखते थे, पत्थरों के बारे में देखते थे या कोई नया तत्व मिलता था उसके बारे में खोज करते थे। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे रसायन जो शास्त्र है उस शब्द की व्युत्पत्ति हुई, ये सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे आया। अब ये जो रसायन शास्त्र है वो कैसे आया, कौन सा शब्द है, तो हमेशा याद रखना कि जो रसायन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। रसायन को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। और ये जो केमिस्ट्री शब्द है वो कौन से शब्द से मिलकर बना है, एक अरबी शब्द होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरबी में इसको कीमिया कहा जाता है ना। और ये जो कीमिया शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, कोई गुण या फिर कोई रहस्य। मतलब कहा जाए तो केमिस्ट्री हमें ये बताता है कि अगर कोई तत्व हमको मिला है तो उसमें कोई ना कोई रहस्य है। तो इसीलिए जो केमिस्ट्री शब्द है उससे एक अरबी शब्द निकला जिसको हम क्या कहते हैं, कीमिया कहते हैं। और ये जो कीमिया है इसका अर्थ क्या होता है कि ये कुछ भी रहस्य है उसके बारे में बताता है, ठीक है। आप लोग खुद सोचिए कि इतने सारे तत्व हैं, 118 तत्व आवर्त सारणी में है, सबके बारे में पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इंटरेस्ट लेकर के इस सब्जेक्ट को पढ़े। कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कंसल्ट करें, कमेंट सेक्शन में लिख दे उसको, ठीक है। तो देखो, केमिस्ट्री अरबी शब्द है, कीमिया से निकला है, और कीमिया का अर्थ क्या होता है, रहस्य होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी जब सब्जेक्ट आता है तो हमको पता होना चाहिए कि उसके पिता कौन थे, मतलब ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जो उस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है लेवोइजियर, ठीक है। इनका जो नाम है वो क्या है, लेवोइजियर। तो अगर कहा जाए कि रसायन शास्त्र के पितामह कौन थे, तो वो थे लेवोइजियर वैज्ञानिक थे, जो जिन्होंने रसायन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सभी चीज़ों को बताया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रसायन शास्त्र है इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। देखो, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनके संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है, ठीक है। रसायन शास्त्र क्या है, विज्ञान की शाखा जिसमें जो भी पदार्थ है उनके संगठन के बारे में। संगठन मतलब मान लो हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो संगठन मतलब ये बताएगा कि वो कितने कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलकर के बना है। तो यही क्या बताता है, संगठन को। उसके बाद ये किसके बारे में बताता है, गुण को, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका गुण कैसा होगा, रंग कैसा होगा, स्वाद कैसा होगा, इसके बारे में ये बताता है। उनमें जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताएगा, तथा उनमें होने वाले परिवर्तन। देखो, उनमें होने वाले परिवर्तन मतलब जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जब भी होगा मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल, मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगी, तो कनेक्टेड रहे मेरे से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी उनमें परिवर्तन होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम प्रयोग करते हैं और किसी भी विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो वहां पर से बुलबुला निकलता है या बुदबुदाहट निकलती है और एक सन्न की आवाज आती है। तो यही क्या है, उसमें होने वाला परिवर्तन है। तो रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या हुई, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो हमें बताती है कि पदार्थ, उनके संगठन, उनके गुण और उनमें होने वाले परिवर्तन, कि जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में हमको यह अध्ययन कराती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो रसायन शास्त्र है वहाँ पर क्या क्या यूज होता है उसका, है ना। देखो, आप लोग जानते हो कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार बना हुआ है। तो जो कुतुब मीनार है वो किस में खड़ा है, लोहे की जो
स्टैचू होती है या लोहे का जो बिंब होता है उसके जरिए खड़ा हुआ है। तो जो लोहा होता है वो क्या है, हमारे आवर्त सारणी का तत्व है आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक या फिर फेरस भी कहते हैं, है ना। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है कि रसायन शास्त्र आज की ही बात नहीं है, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है और इसके उपयोग भी हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस ट्रिक्स के बनाए हैं, तो आप लोग जा करके चैनल में उस ट्रिक्स को भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रसायन शास्त्र की परिभाषा के बाद रसायन शास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी होती है, उनके ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ब्रांच होता है अकार्बनिक रसायन, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो 3 ब्रांच है वो बहुत जरूरी है, इसी 3 ब्रांच में बटा है। उसके अलावा एक और होता है जिसको हम वैश्लेषिक रसायन भी कहते हैं, और वैश्लेषिक रसायन को क्या कहा जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कोशिश करो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले डील करते हैं हम लोग कि ये जो अकार्बनिक रसायन है वो होता क्या है। ठीक है, देखो अकार्बनिक रसायन में हमको पता है कि टोटल हमारे जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, यहाँ पर 118 तत्व हैं। हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। ब्रह्मांड में तो बहुत सारे तत्व होंगे, लेकिन हम लोग 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। तो इन सभी तत्वों की स्टडी करना कि कौन से तत्व का कितना साइज है, कितना इनका आयनन ऊर्जा है, या फिर इसकी कितनी एनर्जी लगेगी, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, अकार्बनिक रसायन। अगर शॉर्ट में कहा जाए अकार्बनिक रसायन क्या है, तो कार्बन तथा अन्य यौगिकों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं पूरे आवर्त सारणी के तत्वों का, तो वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन। ध्यान दो, जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी के बारे में, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बनाने की विधि क्या होती है, वो कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। ऐसे ही फास्फोरस का, सल्फर का, सभी का। तो जितने भी सारे तत्व हैं जिनका हम डिटेल से अध्ययन करते हैं कि उनका कौन सा बनावट है या रंग क्या है या प्राकृतिक रूप क्या है, तो वो सब किसमें आता है, अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, और कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, वहां पर सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऐसे तत्व जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। इसके साथ साथ जीवों में होने वाली बहुत सारी क्रियाएं, एंजाइम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, कार्बनिक रसायन। जैसे कार्बनिक रसायन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेंजीन। ये जो बेंजीन है, जो पहली बार सुने होंगे, बहुत नया लग रहा होगा, बट इसको अच्छे से ध्यान रखना, इसके बिना हम कार्बनिक रसायन नहीं पढ़ सकते। इसको कहते हैं क्या, बेंजीन कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, C6H6 होता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो तत्व है वो सिर्फ किससे मिलके बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। यहाँ पर हर जगह पर क्या बना हुआ है, कार्बन है, और उसके साथ साथ कौन है, हाइड्रोजन है। जैसे ये जो लगा है वो सब क्या है, हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखिए कार्बनिक रसायन क्या है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर के बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा जो भाग आता है वो कहलाता है भौतिक रसायन, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन में क्या होगा, जितने भी नियम है या सिद्धांत है, कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिया कि ये जो परमाणु है ये इस तरीके से घूमता रहेगा, ये अणु है इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, या कुछ भी गणितीय रूप आएगा, तो वो किस में आता है, भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, जिसमें नियम और सिद्धांत के बारे में बताया जाता है वो भौतिक रसायन है। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन रेडी रखिए, इन सब चीजों को साथ साथ में वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते जाइए, पूरे चैप्टर्स में धीरे धीरे कराते जाऊंगी। ठीक है, चौथा वाला है वैश्लेषिक रसायन। अब ये नया है, क्या होता है वैश्लेषिक रसायन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये जो वैश्लेषिक रसायन है इसमें ये होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जब सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो एक तराजू होता है, एक हैंडमेड होता है और एक इलेक्ट्रिकल होता है। तो वहां से क्या होता है, मापन हो रहा है कि हम सब्जी वगैरह या कोई भी चीजों को क्या करते हैं, तौलते हैं। तो उस टाइप की चीजें जब हम लोग कोई भी केमिकल लेंगे, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, तो जब भी हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसको मापेंगे, तौल के देखेंगे कि ये कितने ग्राम है। तो जितनी भी चीजें हैं मापन वाली, वो किसके अंतर्गत आती है,
वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये जो 4 थे वो तो मेन थे, इसके अलावा कुछ और भाग भी होते हैं। तो ये जो भाग है, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ना तो बनता है। 5th वाला जो भाग होता है वो हमारा है औद्योगिक रसायन, है ना। अब औद्योगिक रसायन मतलब जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप लोग देखना कि वहाँ बिना केमिकल के कोई भी काम नहीं होता। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फलों को पकाने के लिए भी हम कोई ना कोई केमिकल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी नई चीजें बना रहे हैं, तो वहां पर भी रसायन का उपयोग होता है। तो औद्योगिक रसायन मतलब जब भी कोई रसायन का उपयोग कहाँ होता है, उद्योग में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक रसायन कहेंगे। ठीक है, एक और जो पॉइंट है वो कौन, ये 5th हुआ औद्योगिक रसायन। 6वां जो होता है जैव रसायन। ठीक है, जैव रसायन मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे शरीर में कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे कि देखो, एक और क्रिया जानते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना। तो दूध से दही क्या बन रहा है, वहां पे एक लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होता है, उसके कारण दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस टाइप की जो अभिक्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, जैव रसायन के अंतर्गत आएगी। मतलब वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उसके कारण से दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो गया। तो जो सॉलिड है ना, मतलब जो लिक्विड था, दूध लिक्विड है, वो किस में बदल गया, सेमी सॉलिड, मतलब अर्ध ठोस में बदल गया। तो ये भी क्या है, जैव रसायन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक और जो है जिसको हम क्या कहते हैं, 7वां वाला नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब जितने भी हम लोग अणु और परमाणु हैं, इसके बीच में क्या होता है, एक कोलिजन होगा, टकराव होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 अणु हैं, ये आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, और जैसे ये टकराते हैं छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कि बम का बनना, है ना, यहाँ पर जब भी कभी बम बनाया जाता है या कोई फटाका होता है तो वो क्या है, एक केमिस्ट्री का एक कंपाउंड ही होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी फटाका जलाया जाता है तो उससे ग्रीन कलर की फ्लेम या ग्रीन कलर की जो चिंगारी निकलती है वो बेरियम के कारण होती है। ठीक है, तो बच्चों ये ना सब्जेक्ट पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग लगता है जब हम लोग देखते हैं कि हाँ, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो रियल चीज है। अगर फटाका कोई फूट रहा है और वहां से चिंगारी निकल रही है, तो जो हम तत्व पढ़ते हैं वही है, बेरियम है। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ हम हवा में कुछ बता रहे हैं, कुछ होता है या नहीं होता। हम लोगों ने खुद देखा है कि ये जो हरे रंग का जो तत्व निकल रहा है या उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो क्या है, बेरियम है। तो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत क्या आएगा कि अगर 2 तत्व या 2 अणु आपस में टकराएंगे तो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो ये नाभिकीय रसायन या परमाणु संरचना के अंतर्गत आता है। जैसे कि समस्थानिक वगैरह भी पढ़े हो, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, समस्थानिक। तो इन सब का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय रसायन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया शाखाओं के बारे में। अब आप लोग महत्व आप लोग खुद से करिएगा कि महत्व क्या क्या होता है दवाइयों में, है ना, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। जैसे कि पैरासीटामॉल जो है वो बनता, जिससे भी बनता है वो भी एक क्या है, केमिकल है। चाहे जो भी दवाइयाँ बने, सारी जो दवाइयाँ हैं वो कोई ना कोई केमिकल से बनती है। तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है, दवाइयों में होता है। अगर आप कृषि हैं, मतलब आप लोग अगर किसान फैमिली से होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि खाद के रूप में यूरिया को डाला जाता है। और यूरिया क्या है, हमारा एक रसायन है ना। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे दैनिक जीवन में रसायन का ही उदाहरण है कि हम जो रसायन पढ़ते हैं वो हमारी डेली लाइफ के बारे में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं, हम लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बस पता नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इतना का नोट्स बना के रखिए, आगे का जो है वो हम लोग अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।